हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईए ट्यूटोरियल। मैं डॉक्टर सुनीता आप सभी के लिए जनरल इंग्लिश का कोर्स लेके आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस पर और देखेंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं आजकल सभी सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट्स है। जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ, इंग्लिश भी आप लोग करते हैं, एग्ज़ाम दिलाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन ही बना के आते होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आज अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो समझ पाएंगे कि हम सारे क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो नहीं, हम बेसिकली क्या डील करेंगे, सिलेबस हमारा है, देख सकते हैं। और भी इसके अंदर में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। तो मैं 1 बाय 1 आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए, बेसिक सेंटेंसेस पहला है। बेसिक सेंटेंसेस, हम बेसिक सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, किसी भी वाक्य को कैसे शुरुआत किया जाता है वो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। सपोज मैंने आपको कहा सेंटेंस बना, सिंपल सेंटेंस भी बनते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में मैंने कहा ही ईट्स, वह खाता है, बिना हेल्पिंग वर्ब का सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहेंगे तो समझ पाएंगे कि हम सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं। वर्ब में भी 2 वर्ब आते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब आता है और एक आता है मेन वर्ब। इसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंसेस जमते हैं। और ये ऑब्जेक्ट में हम जो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको जहाँ से मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट में हम पूरा, कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहा जाता है। तो लास्ट में आपके या तो वो सपोज नाउन के रूप में आएगा या फिर वो प्रोनाउन के एडजेक्टिव के रूप में आ सकता है। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं सेंटेंसेस बना के। तो मैंने कहा आई एम eating mango with रोहिणी। देखिए, अब इसमें आपको समझ में आएगा कि हम सिंपल सेंटेंसेस और विथ हेल्पिंग वर्ब्स कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट के रूप में आपका आई आ गया, उसके बाद में आप देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए एम आ गया, आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है। और आप देखते हैं मेन वर्ब ईट। मेन वर्ब ऐसा है जहाँ पे आप कभी भी देखेंगे जिसमें भी ना आए, जैसे कि सपोज मैंने कहा पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना आ गया। आप लिख के देखिए खेलना, आप लिख के देखिए जाना, और इसको इंग्लिश में लिख दीजिए। आप देख रहे हैं कैसे हमारा ना आया, ना ना ना। इट मीन्स जिस किसी भी वर्ड में आपको क्रिया में ना आए, खेलना प्ले, जाना गो, पढ़ना रीड। तो पढ़ना रीड एंड स्टडी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को क्या है, मेन वर्ब को भी समझना पड़ेगा। तो हम जब बेसिकली अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कैसे कैसे हम सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। सेकंड, आपने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट ये है हमारा मैंगो। यहाँ पे आई एम ईटिंग मैंगो, मैं क्या खा रही हूँ, मेरा प्रश्न क्या बन रहा है, क्या, तो क्या खा रही हूँ, आम, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। क्या का प्रश्न आया यहाँ पे, मैंगो खाने का, तो मैंने यहाँ पे बताया मैंगो। ये मेरा प्रीपोजिशन है जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डील करेंगे, है ना। तो रोहिणी आपकी क्या है, नाउन है, कोई लड़की का नाम है। तो ऐसा हम लोग एक बेसिकली सेंटेंस कैसे बनता है, बेसिकली बेसिक से हम लोग जाएंगे और समझेंगे एक एक चीज़ों को जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, देखिए हमने डील कर लिया सेंटेंस को। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं बात करूं तो वहाँ पे 8 टाइप का होता है, 8 टाइप्स होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पहला तो आपको नाउन को जानना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला है नाउन।
ठीक है। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा है आपका वर्ब। चौथा आपको जानना पड़ेगा एडवर्ब। पांचवा आपको जानना पड़ेगा एडजेक्टिव। छठवा आपको जानना पड़ेगा प्रीपोजिशन। फिर आएगा छठवा कंजक्शन। और आएगा इंटरजेक्शन। है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स हो गया आपका हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को इसमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। एक तो है नंबर, इसमें देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। फिर जेंडर को जानना होगा। उसके बाद में आता है केस। पहला नाउन है, और नाउन को कैसे समझ सकते हैं आप, छोटे क्लासेस से सीखते आए होंगे कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लस थिंग और क्वालिटी। यस दोस्तों, आप लोगों को सच में समझ में आएगा कि हम लोग जानते हैं ये नाउन क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और जाति के नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगी कि नाउन को कैसे पहचान सकते हैं। सपोज मैंने कहा, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे, अगर मैंने कहा नाउन को पहचानने की वाली बात, तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं। दिस इज सर्कल, दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज स्क्वायर। ठीक है, ये है। और मैंने यहाँ पे एक बच्चा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस बच्चे को बोला गो एंड ब्रिंग दैट वन। दैट वन मैंने कहा, तो क्या उस बच्चे को पता चला कि दैट वन में मैंने किसको मंगाया। ये बच्चा जाएगा, इसको भी लेके आ सकता है, इसको भी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको नाम नहीं दिया है। अब जब मैं इसको नाम दे देती हूँ, है ना, जब मैं इसको नाम देती हूँ, जैसे सर्कल, ट्रायंगल और ए स्क्वायर। ये सर्कल है, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। अगर मैंने कहा गो एंड ब्रिंग द ट्रायंगल, ही विल गो एंड ब्रिंग दिस ट्रायंगल ओनली, इसी को वो लेके आएगा। तो आपको पहचानने के लिए मैंने क्या किया, नाम जब दिया तो इस बच्चे को पता चल गया कि मैंने ट्रायंगल को मंगाया। सेम चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो भी चीज़ है, जो भी आप देखते हैं, उसको पहचानने के लिए जब आप नाम देते हैं वही नाउन होता है, और उसी को ही हम लोग डील करेंगे डिटेल से। ठीक है, फिर नंबर भी आप लोगों को बताऊंगी कैसे नंबर होता है। सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर इट मीन्स एक वचन, और प्लूरल इट मीन्स बहुवचन होता है। तो एक वचन और बहुवचन हमें बनाने के लिए उसकी चीज़ों को समझना होगा, रूल्स को समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सिंगुलर, ठीक है, नंबर में आता है सिंगुलर एंड प्लूरल ना। तो देखिए, इसको एक वचन बोलते हैं। एक वचन मतलब एक वस्तु के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो तो वो सिंगुलर है। अगर एक से अधिक, मोर देन 2, है ना, ये बहुवचन होगा। यस, ये हो गया। अगर मैंने बनाना है एक पुस्तक को, बहुत सारे पुस्तक, तो मैंने लिखा बुक। अब इसको मैंने क्या करना है, बहुवचन बनाना है, बहुत सारे, तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ बुक्स। एक वचन से बहुवचन। इसी तरह तरीके से मैंने कहा डॉग, ठीक, मैंने इसको बना दिया डॉग्स। गर्ल तो गर्ल्स। ये हमारा क्या है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। एक से अधिक के लिए हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, और एक ही चीज़ें, एक ही वस्तु के लिए हम सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुआ हमारा नंबर। अब वो जेंडर क्या होता है, लिंग। ठीक है, जेंडर मतलब होता है लिंग, और लिंग में क्या होता है, लिंग में भी 4 होगा। ठीक है, 1 2 3 4। पहला मैस्कुलाइन जेंडर, पुरुषों के लिए, है ना, तो मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, ये होता है पुल्लिंग जाति, मतलब पुल्लिंग
होता है, हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जिसमें लड़कों के बारे में जानकारी हो, पुरुषों के बारे में जानकारी हो, वो मैस्कुलाइन। इसी मैस्कुलाइन से आप लोग जानेंगे MELE मेल, इसी से ही तो मेल निकला है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो कहा जाता है कि ये पोस्ट केवल मेल के लिए है और फीमेल के लिए है, तो इसी मैस्कुलाइन जेंडर से मेल का उद्भव हुआ है। और उसके बाद में आप देखेंगे पुल्लिंग के बाद में फेमिनाइन। देखिए फेमिनाइन, व्हाट इज फेमिनाइन? फेमिनाइन, तो फेमिनाइन में होता है स्त्री जाति का बोध, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक। स्त्रीलिंग में लड़कियों के बारे में, उसके जाति के बारे में ज्ञात होगा। जैसे कि मैंने कहा मदर, मैंने कहा सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लड़कियों के बारे में जो भी चीज़ की जानकारी हो, बोध होगा, वो आपका जेंडर में हम डिस्कस करेंगे। और होगा आपका न्यूट्रल जेंडर होगा, जहाँ पे निर्जीव वस्तु होगा, और आपका होगा कॉमन जेंडर, है ना। तो कॉमन जेंडर होगा, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में हम उभयलिंग बोलते हैं कॉमन जेंडर को, उभयलिंग। व्हाट इज कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर में हम किसी भी सेक्स को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सपोज मैंने कहा यहाँ पे बेबी, BABY, बेबी मैंने कहा, तो क्या आप स्पेसिफाई कर पा रहे हैं कि ये बेबी बॉय भी तो हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है? यस, ये होगा हमारा जेंडर में। फिर आपका लास्ट में आएगा, इसी में आप टीचर कह सकते हैं, है ना, स्टूडेंट्स कह सकते हैं। तो लड़का लड़की का बोध ना हो, वो आपका कॉमन जेंडर है। देन फोर्थ वन है आपका न्यूटर, न्यूटर जेंडर, ठीक। न्यूट्रल जेंडर में निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कि मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, ये क्या है आपका निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानकारी हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए ये तो हुआ नंबर, जेंडर, केस। केस में आपको मिलेगा नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो केस को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको मैं रब कर रही हूँ, है ना। हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस तो बनेंगे, नाउन से क्वेश्चन बनते हैं, जेंडर से, है ना। तो ध्यान रखिएगा, नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा ये फर्स्ट टॉपिक फिनिश हुआ। सेकेंड है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? हम जब प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि प्रोनाउन क्या है। इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन, है ना। नाउन के बदले में हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अगर मैं नाउन राम है, ठीक है, राम, तो इस लड़के के जगह में मैं ही करूँगी, ही यूज़ करूँगी। अगर यहाँ पे गीता है तो यहाँ पे इसके जगह में शी का यूज़ करूँगी, है ना। तो इंस्टेड ऑफ नाउन, ये तो नाउन हो गया ना, ये नाउन है हमारा, और इसी नाउन के बदले में हम इसको ही यूज़ करते हैं। नाउन है ये, किसी भी पर्सन का नेम है ना, प्रॉपर नाउन है। तो नाउन में तो बहुत सारे हैं, मैं तो इसको स्पेसिफाई की हूँ। नाउन में भी आपको 2 टाइप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक होगा काउंटेबल नाउन, एक होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो उसकी भी क्लासिफिकेशन करके आप लोग को मैं समझाऊंगी। देखिए ये तो है हमारा प्रोनाउन में। तो इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। देखिए फिर होता है वर्ब। व्हाट इज वर्ब? यहाँ पे 2 टाइप के वर्ब मिलेंगे। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया एंड इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है। अकर्मक, ये हिंदी में भी पूछा जाता है प्रश्न को। तो आप लोग समझिएगा व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ये भी आप लोग को समझ में आएगा। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब। एक एग्जांपल आप लोग के लिए देखिए, आई ईट, समझ में आया मैं क्या खा रही हूँ? बिल्कुल नहीं ना। अब देखिए आई ईट
मैंगो। समझ में आया? ऑब्जेक्ट क्या है? प्रश्न आ रहा है क्या खा रही हूँ मैं? आम खा रही हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इसीलिए आप लोगों को बेसिकली सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि हम सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आता जाएगा। हम अभी एक सिलेबस को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो समझते चलिए बस। देखिए, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा चीज़ हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। एडवर्ब हो गया। देखिए, एडवर्ब, व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब में आप किसी भी क्रिया के पहले किसी भी क्रिया में ऐड करना, किसी भी वर्ब में ऐड। देखिए यहाँ पे लिखा है एडवर्ब, है ना, तो आपने सुना होगा एडिशन, और वर्ब कर दिए तो क्या हो गया? जोड़ देना हो गया। तो हम किसी भी क्रिया में उसकी विशेषताएं बढ़ाने के लिए उसको जोड़ेंगे। देखिए, सपोज मैंने लिखा क्विक, क्विक, अब इसकी विशेषता बढ़ाने के लिए मैंने इसमें क्या जोड़ दिया? ly। क्या बन गया ये? QUICKLY, क्विकली बन गया। तो जिस किसी भी वर्ब की विशेषता बढ़ाने के लिए उसमें ly जोड़ दिया जाए या ILY जोड़ दिया जाए या और भी बहुत सारे हैं, उसको जोड़ने से उसकी विशेषता और बढ़ जाती है ना। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? विशेषण है ना। तो इसमें क्या करना है? एडजेक्टिव में आप लिखते हैं क्विक, ये मेरा एडजेक्टिव है। इसी में कन्फ्यूजन होता है कि हमने एडजेक्टिव और यहाँ पे मैंने इसी को बना दिया एडवर्ब। यहाँ पे QUICKLY। देखिए, क्विक आपका यहाँ पे दो चीज़ें दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया, सपोज यहाँ पे फाइंड आउट द एडजेक्टिव और एडवर्ब, किसी चीज़ को पूछने के लिए यहाँ पे बताया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा एडवर्ब कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। तो उसको आप लोग यहाँ से समझ पाएंगे और बेहतर अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर पाएंगे। देखिए, ये तो हो गया एडवर्ब, एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन, व्हाट आर द प्रीपोजिशन वी स्टडी? देखिए, प्रीपोजिशन में आप पढ़ते हैं एट, इन, है ना, विथ, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, आफ्टर, बिफोर, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नाउन और प्रोनाउन के उसके स्थान को बताता है। प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन? इसको भी अगर हम दो टुकड़ों में बांट के देखें, प्रीपोजिशन देखिए, PRE, प्री, POSITION, प्रीपोजिशन। प्री मैंने उसका बिफोर, प्री मैंने पहले, आप लोग प्री का एग्जाम दिलाते हैं CGPSC में, इन द सेम वे प्री मीन्स बिफोर, मेंस के पहले प्री ही होता है, बिफोर होता है, उसके बाद में पोजीशन, उसके स्थान, प्लेस, उसके स्थान को बताया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा माई बुक, माई बुक इज ऑन द टेबल। तो देख लीजिए, हमारा जो ऑन प्रीपोजिशन आया वो कहाँ है? यहाँ पे है। आपने देखा ऑन हमने लगा दिया, तो एक तो ये भी नाउन है ना, उसके पहले आपने देखिए ऑन लगा दिया और इसके बाद में भी बिफोर भी, और वहाँ पे लगाया जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन इन द सेंस आप लोग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ पाएंगे। हम डिटेल से जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। देखिए, कंजक्शंस क्या है? व्हाट इज कंजक्शन? ये है दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, एक से अधिक वाक्यों को, है ना। यहाँ पे कंजक्शन मतलब दो वाक्यों को जोड़ देता है। जैसे कि मैंने कहा राम और मोहन, है ना, तो इसको मैंने कहा राम एंड मोहन। ये
तो देखिए एंड जो लगाया वो मेरा कंजक्शंस का पार्ट है, बट आता है और आता है, बहुत सारे कंजक्शंस के वर्ड्स हैं। तो देखिए इंटरजेक्शन क्या है, ये आश्चर्यबोधक है। इसमें हम लोग सडन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। सपोज कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो वाओ ऐसा बोलते हैं, इसका एक्सप्रेशन साइन है ये, ठीक है। ओह व्हाट ए लवली प्लेस, तो आपने ओह जब किया तो यहाँ पे भी ऐसा साइन आपको डालना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग जो हैं वो आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया और आपने देखा। देखिए ये तो हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम टेंस की ओर। व्हाट इज टेंस, आप वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चीज़ों को जब भी आप बोलते हैं तो प्रेजेंट पास्ट में ही बोलते हैं, है ना। तो देखिए टेंस में क्या करना होगा, टेंस 3 प्रकार का होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उनके 4-4 पार्ट्स में हम डिवाइड करके देखेंगे, है ना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, फिर आएगा पास्ट टेंस, फिर आएगा फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। तो हम जब भी बोलते हैं प्रेजेंट में भी कुछ चीज़ों को करते हैं, जैसे आपने कहा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रेजेंट में हो गया। उसी को आपने पास्ट कहा, तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। मैंने कहा देखिए यहाँ पे आई गेट अप एट 5 o'clock कर देते हैं, ठीक है। 5 भी कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 o'clock, ठीक है। गेट अप हो गया। अब आपने इसको पास्ट में बनाया, तो आपने कहा आई गेट के जगह में आपने गॉट अप लिख दिया, गॉट अप एट 5 o'clock। फिर आप अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो विल और शैल का यूज़ करेंगे, तो आपने कहा आई विल, और शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, आई विल, आई शैल। फिर गेट अप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा गेट अप एट 5, ये। तो देखिए हमने प्रेजेंट को डील किया, पास्ट को डील किया, फ्यूचर को डील किया। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको भी हम लोग समझ पाएंगे आगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हुआ हमारा टेंस। अब वॉइस, वॉइस वाच्य कहते हैं हिंदी में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही है ना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप लोग जब समझेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू टेंस, आपने कहा आई राइट अ लेटर, है ना, मैं पत्र लिखती हूँ या लिखता हूँ, ठीक। यहाँ पे आपने किया। तो जब आप इसको, ये मेरा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। इसको मुझे बनाना है पैसिव, पैसिव में बनाना है, ठीक है। तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ध्यान ये रखिएगा, जब भी ये ऑब्जेक्ट है वो आपका पैसिव वॉइस बनाते समय वो सब्जेक्ट के रूप में सामने आ जाएगा। हमने लिखा अ लेटर। अब ये देखिए ये प्रेजेंट के फॉर्म में है, तो प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ होता है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा, इज एम आर। तो अ लेटर इज, अब राइट का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। तो मैंने लिखा रिटन, रिटन किसके द्वारा, डेफिनेटली आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। तो मैंने कहा अ लेटर इज रिटन बाय मी, हो गया, है ना। तो ये आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस जब भी आप सीखेंगे तो ये समझ पाएंगे। जब भी पैसिव में फॉर्म में चेंज करना होता है तो क्या ज़रूरी होता है, एक तो ये इसको देखना होता है कि ये किस टेंस में है, अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज करना होगा। इसके वर्ब के थर्ड फॉर्म को आपको समझ में आना चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर यहाँ पे राइट है तो राइट, रोट, रिटन। अगर यहाँ पे डू रहता तो क्या करते, डू, डिड, डन। तो ये मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म को हम लोग पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं।
ये आपने सीखा। देखिए ये हो गया हमारा वॉइस। ठीक है, नरेशन में भी यही है। नरेशन क्या है? ये कथन होता है। नरेशन मतलब कोई भी व्यक्ति ने नरेट किया किसी चीज़ को, तो आपने उसको कैसे डील करना है। देखिए सपोज यहाँ पे जो भी व्यक्ति बोलते रहता है, सपोज कोई लड़का है ना, ही सेड, अगर कोई लड़का है उसने कहा ही सेड, ठीक, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा में उसका जो भी नरेट किया गया रहेगा यही व्यक्ति नरेट करता है यहाँ पे। तो आई एम रेडी कहा है ना। तो क्या करना है यहाँ पे, जब भी आप नरेशन पढ़ते हैं तो कथन है ये, इसके द्वारा जो कही गई कथन है यही व्यक्ति होता है जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है ना। तो ही सेड, अब इसको हम जब निकालेंगे तो दैट का यूज़ करना है। ठीक है, अब इसको देखना है कि टेंस चेंज होता है, जब ये प्रेजेंट में है तो हमें पास्ट में चेंज करना पड़ता है। तो देखिए मैंने कहा ही सेड दैट, अब यहाँ पे हमने यही व्यक्ति तो है तो ही है। ही सेड दैट ही वॉज रेडी। रेडी, तो देखिए आपने समझ लिया, हमने इसको चेंज किया है ना। ये प्रेजेंट था तो हमने पास्ट में चेंज कर लिया। इसके कुछ कुछ रूल्स हैं जिसको आप लोगों को सीखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही ये बनता है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप लोगों को बहुत ईजी से मैं समझाऊंगी। ठीक है, देखिए आर्टिकल्स। व्हाट इज आर्टिकल्स? आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए वो आर्टिकल्स कितने हैं? 3 हैं, ए, एन एंड द। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ में आर्टिकल्स का होना। कैसे हम लोग आर्टिकल्स को समझेंगे? आर्टिकल्स किसी भी वोवेल और कॉन्सोनेंट के पहले लगाया जाता है। तो देखिए एक आध एग्जांपल आप लोगों को समझा के बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा UNIT, यूनिट है ना, और मैंने लिखा बुक। पहली बात, जब भी आर्टिकल का यूज़ होता है तो जहाँ पे वोवेल आता है उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। वोवेल, वोवेल जब भी आएगा तो हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब भी कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट, तो हम लोग ए का यूज़ करते हैं। और ये तो आप लोगों को ये भी वोवेल और कॉन्सोनेंट के पहले कहाँ पे आपको द प्रोनाउंसिएशन करना है, कहाँ पे दी प्रोनाउंसिएशन करना है, ये यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखिए ये है मेरा यूनिट, ये मेरा बुक है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको आप लोगों को हिंदी के स्वर और व्यंजन से प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। हम इसको हिंदी के स्वर से रिलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे और यही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। हम देख लेते हैं कि ये मेरा AEIOU वोवेल तो मेरे यहाँ पे आ रहा है ना, और आप क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, जो कि गलत है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हिंदी में लिखना है यूनिट, आप यूनिट नहीं लिखते हैं, है ना, तो ये गलत है। हमने यूनिट लिखा, यू होता है वाई से, है ना, वाई से तो यह बनता है, या फिर यार्क, है ना। तो आपको हिंदी के जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से आर्टिकल्स को बनानी है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे आएगा अ यूनिट, अ यूनिट, और ये मेरा सही है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, बुक, तो बुक ऑलरेडी ब से है और ब हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अ बुक। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है। तो ये रही कुछ नॉलेज। और दी, दी कहाँ पे पढ़ेंगे आप? यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मैंने कहा दी एयर, दी ओल्ड बुक, है ना। तो यहाँ पे द नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे दी पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ ये वोवेल, बिकॉज ऑफ वोवेल यू हैव टू प्रोनाउंशिएट दिस वन दी,
है ना। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हमने कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं, वॉवेल्स किसको कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फिर देखिए क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग तो समझ में आता है ना, यस और नो के फॉर्म में होता है क्वेश्चन टैग्स, तो ये भी हम डील करेंगे। इडियम्स और फ्रेसेस भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट पे। इडियम्स और फ्रेसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, समानार्थी और विरोधार्थी शब्द। तो हम सभी टॉपिक्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही हम लोग रखना चाहेंगे। और नेक्स्ट आप लोग जब हमारे ऐप आइए ट्यूटोरियल को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोर्स का फीस है 999। थैंक यू सो मच।